यस सर। चलो तो हेडिंग डाल लो तुम लोग, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। अब चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग डिटेल में करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में डिफरेंस तो तुम लोग को पता ही होगा। अगर हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में डिटेल में कर रहे हैं तो गैसियस स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, तो गैसियस फेज में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होगा, स्ट्रांग या वीक? वीक। बहुत ही वीक होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होते हैं, वेरी वीक हम लोग बोलते हैं। तो ये सारा जस्ट बेसिक्स है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगे ये वीक होते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये क्या होगा बताओ। सर सबसे ज्यादा। अगर तीनों स्टेट्स में अगर हम लोग बात करें तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस गैस का जो है वो हाई है, सबसे मैक्सिमम है तीनों में। अगर गैस का शेप की बात करें हम लोग, तो गैस का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है या नहीं होता है? बोलो। It completely occupies the container. हाँ, फिक्स्ड नहीं होता है, इसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। मतलब जिस कंटेनर में जाएगा या जिस सब्सटेंस में रखोगे वो उसी शेप का, मतलब वो पूरा वॉल्यूम ही ऑक्युपाई कर लेता है ना। मतलब जिस कंटेनर में गैस होगा वो पूरा स्पेस ही ऑक्युपाई कर लेता है उसके अंदर का, तो कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है इसका। वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कंटेनर में इसको रखो, मान लो शुरुआत में तुम 1 लीटर के कंटेनर में अगर गैस को रखे थे तो वो पूरा 1 लीटर का ही ऑक्युपाई कर लेगा। अगर उस गैस को ट्रांसफर कर दिया हम लोग 2 लीटर के कंटेनर में, तो वो 2 लीटर वाला भी पूरा गैस ऑक्युपाई कर लेगा। तो कोई फिक्स्ड गैस का वॉल्यूम नहीं होता है, तो ये वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है या नहीं? यस ये सर। बताओ। Yes, ये sir. सर वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में शेप तो फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस में ना तो शेप फिक्स्ड है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है। एक और टर्म हम लोग बात करते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो गैसेस का कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? सर सबसे ज्यादा होता है। हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, जितने भी गैसेस होते हैं वो सारे हाईली कॉम्प्रेसिबल हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस जो है बहुत ज्यादा हाई है। तो स्पेस बहुत ज्यादा है तो ये आसानी से कॉम्प्रेस हो सकते हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ फीचर्स हैं गैस स्टेट से रिलेटेड, जो कि इसको बाकी अदर सॉलिड और लिक्विड स्टेट से डिफर करता है। ठीक है, ये उसको उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम लोग इसी को डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग गैसेस को जब डिफाइन करते हैं या फिर गैसेस को जब क्लासिफाई करते हैं हम लोग, ठीक है, टाइप्स ऑफ गैसेस बताते हैं, तो 2 टाइप ऑफ गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है आइडियल गैस और दूसरा होता है नॉन आइडियल गैस। ठीक है, गैसेस को 2 टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ये है आइडियल गैस और दूसरा जो गैस है ये है रियल गैस। तो एक्चुअल में ये जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आइडियल गैस का एग्जांपल अलग होगा, रियल गैस का एग्जांपल अलग होगा। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। ये आइडियल और रियल जो होता है ना, बेस्ड ऑन एजम्पशंस होता है। ठीक है, कि कंडीशंस का फर्क करके हम लोग क्या करते हैं, किसी सेम गैस को आइडियल की तरह भी बिहेव करा सकते हैं और रियल की तरह भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आइडियल गैस जो है वो बिल्कुल अलग एग्जांपल है, रियल गैस का एग्जांपल अलग है। ठीक है, सेम गैस को दोनों की तरह बिहेव कराया जा सकता है अगर हम लोग उसकी कंडीशंस में चेंज कर दें तो। आइडियल गैस ये क्या हुआ, नाम से ही है, लग रहा है आइडियलिस्टिक कंडीशन है, मतलब सारा कंडीशन अगर आइडियल है। इसके लिए हम लोग 2 एजम्पशंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर वो 2 एजम्पशंस कंसिडर करोगे तो ही वो गैस जो है आइडियल गैस होगा, मतलब आइडियल कंडीशन हम लोग उसको मानते हैं। और उस कंडीशन में अगर कोई गैस है तो उसको आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो नेचर में जनरली जो गैस ऐसे ही प्रेजेंट है तो वो आइडियल गैस नहीं होते हैं, वो तो रियल कंडीशंस है। आइडियल मतलब हम लोग कुछ एजम्पशंस करना पड़ता है, वो थियोरेटिकल एजम्पशंस हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सिर्फ थियोरेटिकली एज्यूम करते हैं वैसा। तो क्या क्या 2 एजम्पशंस हमको, सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस से स्टार्ट करते हैं, रियल गैस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
तो आइडियल गैस के लिए सबसे पहले दो एजम्पशंस लिया जाता है, ठीक है, कि किसी भी गैस को अगर आइडियल की तरह ट्रीट करना है हमको, तो उसके लिए ये दो एजम्पशंस वैलिड होने चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो आइडियल गैस। तो पहला आइडियल गैस का एजम्पशन ये है, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हमको पता है कि वीक होता है, लेकिन यहाँ पे आइडियल गैस में ये एज्यूम किया जाता है कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल जीरो है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर किसी डिस्टेंस पे हैं, तो उन दोनों के बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं हो रहा होगा, समझ रहे हो, वो इंटरैक्शन बिल्कुल जीरो एज्यूम किया जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? बिल्कुल जीरो, बहुत कम तो होता है इंटरैक्शन, बट बिल्कुल जीरो थोड़ी होता है, समझ रहे हो? यस सर। हेलो, आवाज आ रहा है ना? यस सर। तो ये जस्ट थ्योरेटिकल एजम्पशंस है। आइडियल गैस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये दो एजम्पशंस वैलिड होने चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला एजम्पशन, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या रिपल्सन जो भी है, इंटरैक्शन बिल्कुल जीरो है, ठीक है। दूसरा एजम्पशन हम लोग ये लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स लिख लो, इज नेग्लिजिबल in comparison to the या फिर ऐसा लिख लो, वॉल्यूम ऑफ gaseous molecule is negligible as compared to the total volume of the container, ठीक है। ये दूसरा एजम्पशन है। तो एक्चुअली जब तुम लोग ये एक इक्वेशन पढ़े होगे, हम लोग आइडियल गैस में ये इक्वेशन बहुत यूज करते हैं, इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे अभी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सुने हो? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं हम लोग। तो उसमें P होता है प्रेशर को डिनोट कर रहा है, V वॉल्यूम हो गया, इक्वल टू N है, N नंबर ऑफ मोल्स होता है, R जो है एक कांस्टेंट है जिसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, और T जो है टेम्परेचर है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये इन सभी टर्म्स का मतलब हुआ पीवी इक्वल टू एनआरटी में। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब आइडियल गैस इक्वेशन में जो V होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम लोग बेसिकली वो जो वॉल्यूम लिखते हैं वो एक्चुअली फ्री वॉल्यूम होता है, ठीक है। फ्री वॉल्यूम मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए कितना फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है मूव करने के लिए, कि कितने वॉल्यूम में वो फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे मान लो कोई कंटेनर अगर हम लोग लिए, जैसे कोई रूम, तुम जिस रूम में बैठे हो उसी रूम के एज्यूम करो, तो उस रूम में अगर पूरा पैक होगा, ठीक है, पूरा पैक कर दो रूम को, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, तो वो उसके लिए क्या है, वो पूरा फ्री स्पेस अवेलेबल है क्या मूव करने के लिए उस रूम में? तुम्हारे रूम में बहुत सारा सामान भी तो रखा हुआ होगा, है ना, सामान है या नहीं? यस सर। तब उस सामान के अंदर से निकल सकता है क्या गैस मॉलिक्यूल, उसके अंदर से घुस के निकलेगा क्या, ये बताओ? नो सर। तो मतलब उस गैस मॉलिक्यूल्स के लिए फ्री वॉल्यूम कितना अवेलेबल है, वो जो वी लेते हैं हम लोग वो एक्चुअली फ्री वॉल्यूम है। तो उस गैस का हमको फ्री वॉल्यूम लेना है कि उसके लिए कितना वॉल्यूम फ्रीली अवेलेबल है मूव करने के लिए। तो अगर हमको वॉल्यूम उसके लिए वी के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो वहां पे हमको क्या करना होगा, जो टोटल रूम का वॉल्यूम है उसमें हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्री वॉल्यूम निकालने के लिए, बताओ? सर सारे सामान का वॉल्यूम ऑफ हाँ ऑब्जेक्ट्स जो भी है। हाँ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स रूम में रखे हुए हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उन सभी के वॉल्यूम को क्या करोगे तुम, ऐड करके टोटल रूम के वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जितना बचा हुआ वॉल्यूम आएगा वही तो फ्री अवेलेबल है मूव करने के लिए। जैसे मान लो बॉटल ही अगर है रूम में, तो उस बॉटल के अंदर से घुस के थोड़ी निकलेगा,
गैस मॉलिक्यूल्स, उस बॉटल का जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम वो फ्रीली अवेलेबल है क्या? उस वॉल्यूम के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए एक्चुअली वहां पे हम लोग फ्री वॉल्यूम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो अगर आइडियल गैस किसी को एज्यूम करना है, मान लो खाली कंटेनर हम लोग अब यहाँ पे लिए हैं, तो खाली कंटेनर है, तो खाली कंटेनर है उसमें कुछ नहीं है अंदर, खाली पैक्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, तो उसमें कोई गैस अंदर है, तो उस गैस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या ले लोगे? जनरली हम लोग बोल देते हैं जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वही वॉल्यूम ऑफ गैस है, बोल देते हैं ना ऐसा। यस सर। तो अब वहां पे हम लोग क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के मॉलिक्यूल्स का भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, भले ही वो बहुत ही छोटा है मॉलिक्यूल, लेकिन कुछ ना कुछ उन सभी गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो होगा, कुछ ना कुछ तो वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होगा ना स्पेस में, कर रहा होगा यानी। ये बताओ। यस सर। कर रहा होगा। तो उस गैस मॉलिक्यूल्स का मतलब कलेक्टिवली अगर हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जितने भी सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ ना कुछ कलेक्टिव वॉल्यूम होगा। अब वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो अब उस गैस मॉलिक्यूल के लिए फ्री है क्या मूव करने के लिए? मतलब वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होगा बहुत ही कम होगा, लेकिन अब वो उस वॉल्यूम में मूव कर सकता है कि वो फ्री है उसके लिए या नहीं है? नहीं है। नो नहीं है फ्री। तो वहां पे जब हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू फ्री वॉल्यूम, तो वो हमारा आइडियल केस है, आइडियल सिनारियो है, मतलब वो आइडियल गैस के लिए हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं। तो आइडियल गैस के केस में ये एजम्पशन हम लोग ले लेते हैं क्या, कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, ठीक है, वो जो है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं उन सभी गैस मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम निकालोगे और उसको जब हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो वो वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल्स का इतना छोटा है कंटेनर के रेस्पेक्ट में कि इसके रेस्पेक्ट में उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब उसमें अगर उसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात? यस तो अगर सर। उसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो वो बहुत ही छोटा वैल्यू है उससे। जैसे मान लो एक है 10 lakhs मान लो है, और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्लियर है? लेकिन अगर हम लोग 100 ले रहे हैं, अगर हमारे पास 100 है उसमें अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो फर्क पड़ रहा है ना। तो वही वाला सीन है कि आइडियल गैस अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो आइडियल गैस के केस में दूसरा एजम्पशन हम लोग ये लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है वहां पे उनका टोटल वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसके रेस्पेक्ट में हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोग जब आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वहां पे जो वी लिखते हैं हम लोग तो एक्चुअली गैस का फ्री वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन हम लोग वहां पे यूज क्या कर लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वही गैस का फ्री वॉल्यूम है। ऐसा यूज करते हैं या नहीं? यस सर। बोलो। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। तो दूसरा एजम्पशन क्लियर है, आइडियल गैस के केस में क्या एज्यूम करते हैं हम लोग? ये दो एजम्पशंस आइडियल गैस के केस में वैलिड होना चाहिए, तभी हम लोग उसको आइडियल गैस बोलेंगे। ठीक है, आइडियल गैस कंसिडर करेंगे। दोनों एजम्पशंस क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? बताओ। सर बोलो। सर जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा ही नहीं तो वो तो फ्री एटम्स की तरह एग्जिस्ट करेगा, गैस थोड़ी रहेगा। गैस नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? सर जब हम यहाँ एकदम जीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ले लेंगे तो कैसे होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में बात कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे गैस थोड़ी फ्रीली एटम के फॉर्म में थोड़ी रहता है, मतलब नोबल गैसेस एटम एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, जैसे बाकी अदर गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है तो वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है ना, H2 के फॉर्म में।
वो अलग चीज है ना, वो उनके अंदर तो वो H2 कैसे बना है, वो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वहां पे। लेकिन दो मॉलिक्यूल्स अगर हो गए, जैसे एक H2 है, दूसरा H2 मॉलिक्यूल ये है, तो हम लोग इन दोनों का अट्रैक्शन जो है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो ये बिल्कुल जीरो मान रहा है आइडियल गैस में। समझ रहे हो बात? यस सर। ये Excuse me, H2 जो sir. बना, हाँ ये H2 जो बना हुआ है ये तो अलग है सीन, ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बना हुआ है, हम लोग ये फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सर। बोलो, और क्या बोल रहा था कोई? सर इंटरमॉलिकुलर फोर्स आइडियल गैस इक्वेशन को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है? आइडियल गैस इक्वेशन को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पे हम लोग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअल में, जो जब रियल गैसेस का हम लोग डिराइव करते हैं ना, रियल गैस जो एक्चुअल में इंटरमॉलिकुलर फोर्स जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो रियल गैस होगा। तो जब हम लोग देखेंगे कि रियल गैस में जब हम लोग इंटरमॉलिकुलर फोर्स कंसिडर करेंगे तो उस आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, वो इसमें हमको पता चलेगा जब रियल गैसेस का हम लोग डिराइव करेंगे इक्वेशन। तो इसमें ऑब्वियसली चेंजेस करना पड़ेगा ना, ये वाला इक्वेशन तो अब इसमें वैलिड होगा नहीं रियल गैस में। ठीक है, तो वहां पे हमको क्या मॉडिफिकेशंस करना होगा, मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स जब कंसिडर करने लगेंगे तो फिर यहाँ पे पी के जगह पे क्या आएगा, तो वो हम लोग रियल गैसेस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे वो इफेक्ट कर रहा है वहां पे। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट केस आइडियल गैस सिनारियो कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कि दो एजम्पशन लिया जाता है, ये दो एजम्पशंस वैलिड होने चाहिए तभी हम लोग उसको आइडियल गैस कंसिडर करेंगे। पहला एजम्पशन, इंटरमॉलिकुलर फोर्स बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स वो बिल्कुल जीरो। ठीक है, और दूसरा कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उसको हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? नो सर। चलो अब इसमें जो जो टर्म्स आ रहे हैं उन सबको हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि उनके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल्स का तो एक ही यूनिट होगा, मोल के टर्म में लिखते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर है, उसका क्या क्या यूनिट पॉसिबल है, तो इन सबके यूनिट्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो टर्म है इसमें, फर्स्ट टर्म होता है प्रेशर, जिसको कि हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रेशर का यूनिट देखे होगे तुम लोग, बहुत सारा यूनिट्स होता है। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बोलते हैं, प्रेशर का यूनिट बार होता है, टॉर होता है, पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। देखे हो यूनिट्स ये सारे? यस सर। यस सर. यस तो सर। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं प्रेशर का, तो कौन सा यूनिट लेना है या फिर कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे यूनिट को, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी यूनिट में दिया जा सकता है, तो वो तुमको पता होना चाहिए कैसे हम एक दूसरे को रिलेट करेंगे या फॉर्मूला जो यूज करेंगे एक पर्टिकुलर केस में कौन सा यूनिट लेना है, तो वो चीज हमको ध्यान रखना होगा। तो प्रेशर का जो पॉसिबल यूनिट्स होता है, देखोगे ये पास्कल, एसआई यूनिट तो पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही तो पास्कल बोलते हैं ना हम लोग। प्रेशर का यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का यूनिट तो हो गया न्यूटन, एसआई यूनिट, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है। तो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट है। या फिर इसमें एटमॉस्फेयर एटीएम देखे होगा प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, या फिर बार, टॉर, ये सारे प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। एमएम ऑफ एचजी, मतलब मर्क्यूरी का भी हम लोग लेवल मेजर करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ कॉमन यूनिट्स हैं प्रेशर के। तो इसमें रिलेशन तुमको पता होना चाहिए, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग 1 पास्कल बोलते हैं। ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, पास्कल को देखोगे पीए से रिप्रेजेंटेड होता है। ठीक है, इसके बाद 1 बार, बार भी कॉमन यूनिट है। तो बार देखोगे 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग 10⁵ पास्कल बोल सकते हैं। अब एटमॉस्फेयर और बार में क्या रिलेशन है, 1 ATM इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.013
इंटू 10⁵ पास्कल। ये 1 ATM हो गया। अब ATM और बार के बीच में क्या रिलेशन आ गया, तो 1 ATM इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1.013 बार। समझ में आ गया? मतलब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ATM और बार, थोड़ा सा मतलब हम लोग रफली बोल सकते हैं कि ये दोनों, राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं कि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन एग्जैक्ट अगर तुमसे पूछा जाए तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ये रिलेशन होता है ATM और बार में। ठीक है, तो नियरली हम लोग कैलकुलेशन अगर करना है तो नियरली हम लोग सेम ले सकते हैं, बट अगर एग्जैक्ट पूछा गया तो फिर ये डिफरेंस है। ठीक है, हाँ एक टॉर भी होता है, तो टॉर को कैसे रिलेट करते हैं, तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 टॉर। ठीक है, इसी तरह MM/Hg में देखोगे तो 1 ATM कितना MM/Hg लिखते हैं हम लोग, 760 MM/Hg। या फिर देखोगे सेंटीमीटर में भी बहुत जगह है, तो 1 ATM इज इक्वल टू ये 76 सेंटीमीटर भी हो सकता। ठीक है, तो ये सारे कॉमन यूनिट्स हो गए प्रेशर के। तो अगर किसी एक यूनिट में दिया हुआ है, मान लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तुमको ATM में बदलना है तो बदल सकते हो। टॉर में दिया हुआ है ATM में बदलना है कर सकते हो। MM/Hg में दिया ATM में बदलना है। तो ये तुमको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। ठीक है, कैसे रिलेटेड होते हैं ये सारे, ये तुमको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि किसी भी यूनिट में दिया जा सकता है प्रेशर। ठीक है, तो इसको लिखो जल्दी से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना रिलेशंस कैसे रिलेटेड है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में यूज होगा। एग्जाम में दिया नहीं रहेगा क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो खुद ही करना होगा तुमको। हो गया? बोलो। Yes, sir. चलो, तो पहला हो गया हमारा प्रेशर। दूसरा टर्म है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं, वॉल्यूम तो तुम लोग बहुत पढ़े होंगे। क्या क्या यूनिट्स पॉसिबल हैं वॉल्यूम के, बताओ। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इस तरह तो बहुत हो सकता है, डेसीमीटर, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सारे तो मीटर वाले टर्म्स में हो गया। और वॉल्यूम लीटर। का यूनिट्स लीटर में होता है, मिलीलीटर में हो सकता है, फिर सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ऐसे भी हो सकता है बहुत सारा। तो बेसिकली यही दो यूनिट्स यूज करते हैं हम लोग, बताओ। यही दोनों यूनिट्स यूज करते हैं ना, या तो मीटर वाले टर्म में हो या लीटर वाले टर्म में हो। तो बेसिकली ये यूनिट यूज होता है वॉल्यूम के लिए। अब इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, अगर कहीं पे तुमको मीटर क्यूब में दिया है वॉल्यूम और एक जगह लीटर में दिया है, तो कैसे रिलेट करते हैं हम लोग। 1 मीटर तो क्यूब 1000 लीटर। एक रिलेशन याद रखना कि 1 मीटर क्यूब, क्योंकि यही याद रखोगे तो बाकी सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, 1000 लीटर। अब बाकी तुमको कुछ भी पूछा जाए वो तुम कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे तुमसे पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, बताओ तो जल्दी से। अगर तुमको ये पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। 10⁻⁹ 10 to the power minus 3 liter. 10⁻³ लीटर। -9 कौन बोल रहा था। अरे कन्वर्जन भी सिखाना होगा, ये मैथ्स में नहीं पढ़े हो तुम लोग कन्वर्जन। पढ़े हैं सर। तो पढ़े हैं तो इसको क्या है, मतलब 1 मीटर क्यूब है, ये 10⁻³ लीटर है। तो 1 मीटर क्यूब को हम लोग कैसे लिख लेंगे, सिंपल सा तरीका है, 1 मीटर क्यूब 1 m, 1m × 1m ऐसा लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। Yes, sir. अब 1 मीटर में तुमको सेंटीमीटर क्यूब में इसको बदलना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं,
10 to the power 2 100, ये भी 10 to the power 2 into 10 to the power 2 लिख सकता है इसको। Yes, अब बताओ sir. टोटल मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया, 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये हो गया 10 to the power 3 लीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है, तो ये कितना लीटर हो जाएगा बताओ। पावर तो 10 to सॉल्व the करना power -3. -3 यही है, या फिर 10 to the power -3 को तुम लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 ml ही तो होता है ना 10 to the power -3 लीटर। क्या Yes, sir. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 मिलीलीटर के इक्वल हो गया, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? चलो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे ये बताओ। डीएम है डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब में हो गया 1 लीटर। इसमें नहीं है ना दिक्कत किसी को, कैसे कन्वर्ट हो रहा है? No, sir. इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आई कांट हेल्प। ठीक है, जाओ वापस से मैथ्स पढ़ो। ठीक है, तो बहुत जगह देखोगे सेंटीमीटर क्यूब को तुमको सीसी में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, समझ रहे हो बात? क्यूबिक सेंटीमीटर ये एक्चुअली सीसी में लिखा हुआ रहेगा, तुमको वॉल्यूम ही रहता है वो। ठीक है, तो उसको सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वॉल्यूम के यूनिट्स हो गए। तो वॉल्यूम बेसिकली या तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इस टर्म में रहेगा, डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर, मिलीलीटर ये इस टर्म में रहेगा। तो आपस में ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूला को बस ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। बाकी इसके अलावा जो भी पूछा जाएगा वो कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो सेकंड टर्म हो गया हमारा वॉल्यूम, जिसको कि कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। चल, अब इसके बाद तीसरा जो टर्म आता है इसमें पीवी इक्वल टू एन आर टी में, तो एन तो आता है, ये एन लिख लो। एन तो सिंपली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। Moles. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स का मोल को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, MOL इसका यूनिट होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं ना मोल, जैसे 2 मोल लिखना है तो ये यूनिट हम लोग MOL के टर्म में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एन तो हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद क्या आएगा, R. आर। तो आर बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है आइडियल गैस कांस्टेंट। ये अभी देखेंगे हम लोग कैसे, गैस लॉस पढ़ेंगे ना, 3-4 गैस लॉस हैं, उन सबको कंबाइन करने पे ये आइडियल गैस का इक्वेशन आया था। ठीक है, तो उसमें वो जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को बोला जाता है आर, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इस आइडियल गैस कांस्टेंट के वैल्यूज जो है ना फिक्स्ड हैं, क्योंकि कांस्टेंट है तो फिक्स ही रहेगा। तो इसका 3 वैल्यूज होता है बेसिकली, पहला मेनली 2 यूज करते हैं, एक तीसरा भी आता है। तो पहला जो है ये हमारा है 8.314, इसका यूनिट ध्यान रखना। पहला वैल्यू 8.314, ये जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये यूनिट है जूल पर मोल केल्विन। अब ये वाला यूनिट हम लोग तब यूज करेंगे आर का, बेसिकली ये यूज होगा जहां पे एनर्जी के टर्म में हमको दिया रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जहां पढ़ोगे ना, थर्मोडायनेमिक्स में मेनली ये वाला वैल्यू यूज होता है आर का। ठीक है, 8.3, क्योंकि वहां पे एनर्जी वाला टर्म इन्वॉल्व होता है, तो जिसमें जूल के टर्म में हम लोग लिखते हैं, तो जूल पर मोल केल्विन। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर मान लो आर का ये वैल्यू यूज करना है तो उसके लिए तुम्हारा सारा SI यूनिट में होना चाहिए। तो प्रेशर का वैल्यू तुमको दिया रहना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, जो प्रेशर का वैल्यू यूज कर रहे हो पीवी इक्वल टू एनआरटी में, तो प्रेशर अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, वॉल्यूम तुम्हारा मीटर क्यूब में दिया है, और टेम्परेचर जो है केल्विन में दिया है, मतलब सारे वेरिएबल्स जितने हैं उन सभी का वैल्यू तुम SI यूनिट में लोगे। ठीक है, ये टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है ना, और वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब, और प्रेशर का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो ये सारा वैल्यूज अगर सारे एसआई यूनिट में तुमको दिए गए हैं तो वहां पे जो तुम आर यूज करोगे वो आर ये वाला यूज करोगे 8.314 वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो फर्स्ट वैल्यू ये हो गया आर का। इसी में एनर्जी वाला कहीं पे जूल के जगह पे एनर्जी दिया रहता है कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी भी एक एनर्जी का यूनिट है ना, सुने हो तुम लोग? 1 कैलोरी इज इक्वल टू वो 4.18 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो वो रिलेशन वहाँ कैलोरी तो सुने हो ना? यस सर। यस सर। तो कैलोरी के टर्म में कैलोरी एक एनर्जी का ही यूनिट है। तो अगर वो एनर्जी तुमको कैलोरी में दिया है तो वहां पे आर का वैल्यू हम लोग ये 2 कैलोरी पर मोल केल्विन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलोरी और जूल आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रफली 4.2 जूल बोला जाता है लेकिन एग्जैक्टली 4.18 जूल के बराबर है। ठीक है, तो आर का तो ये यूनिट हो गया। दूसरा जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा आर का वैल्यू, ये है 0.0821। ठीक है, ये याद रखना है 0.0821। और इसमें यूनिट है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। अब ध्यान देना, इस केस में ये वाला वैल्यू तुमको तब यूज करना है जब प्रेशर किस में दिया रहे, एटीएम में, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया है, वॉल्यूम किस में दिया रहे, लीटर में। ठीक है, और टेम्परेचर किस में दिया रहना चाहिए, केल्विन में, क्योंकि इसका यूनिट देख के ही तुमको पता चल जाएगा। लीटर एटीएम पर मोल केल्विन है, तो वॉल्यूम हमारा ऑब्वियसली ये लीटर किसके यूनिट को डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम के यूनिट को। एटीएम किसके यूनिट को डिनोट कर रहा है, प्रेशर के यूनिट को। और के, ये के किसके लिए है बताओ? टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए। तो ये हो गया के। ठीक है, उसके बाद मोल, तो मोल का ही यूनिट है, उसका तो अलग यूनिट होता नहीं है, एक ही यूनिट पॉसिबल है उसमें। तो ये हो गया। तो इस चैप्टर में मेनली ये हम लोग बहुत यूज करेंगे 0.081। इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए कहीं पे इसको 1/12 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं हम लोग, मान लो, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा ना। तो अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा वैल्यूज अगर दिया हुआ है कि कटने वाला है तो वहां पे 1/12 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर दे देगा तुम्हारा। ठीक है, 1/12 यूज कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे आर का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ? केल्विन। केल्विन। और टेम्परेचर के कितने यूनिट्स पॉसिबल हैं, कौन कौन सा यूनिट होता है टेम्परेचर का? सेल्सियस फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, केल्विन। फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो वो सब आता है ना तुम लोगों को कन्वर्ट करने? बोलो, हेलो। टेम्परेचर का कन्वर्जन जानते हो ना तुम लोग या नहीं? हेलो, अब बोलेगा नहीं कोई। यस सर, फॉर्मूला पता है। हाँ, तो बस एक रिलेशन हम लिखा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर इसका कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट तो केल्विन है, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो भी टेम्परेचर जहां भी तुमको दिखेगा हमेशा केल्विन में ही पुट करना है तुमको। वहाँ डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सब का जरूरत नहीं, केल्विन में ही पुट करते हैं। और केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है ना उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर यूज करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमेशा पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले इक्वेशन में हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर आता है। तो ये रिलेशन एक ध्यान रखना, इन तीनों को ये रिलेट करता है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 बाय 100 - 0। ठीक है, और इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल -273 बाय 373 - 273।
क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों में गैप जो होता है वो 100 यूनिट्स का ही गैप होता है ना। जो डिग्री सेल्सियस का लोअर पॉइंट तो 0 डिग्री है और वो 100 तक जाता है, ठीक है। तो 100 का गैप, उसी तरह केल्विन में वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 273, ठीक है, एग्जैक्ट 273.15 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 273 मान लिया है। 273 से वो कहाँ तक जाता है मैक्सिमम, 373। 373, तो वहां भी 100 का ही गैप है। और फ़ारेनहाइट में सिर्फ गैप चेंज हो जाता है। फ़ारेनहाइट में कितने का होता है टेम्परेचर इन 32 डिग्री फेर, to 12 थर्ट to हाँ 32. हाँ, 32 से स्टार्ट होता है और वो 212 तक जाता है, मतलब 180 का गैप है ना। तो ये इन तीनों को हम लोग ऐसे किसी तीनों में रिलेशन निकालना है, किसी दो में रिलेशन निकालना है, तो हम लोग इसको यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है हर जगह कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होगा, बता सर सकते हो। 40 डिग्री। -40। -40 degree. -40, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक ऐसा टेम्परेचर, सिर्फ एक ही टेम्परेचर पॉसिबल है जिसपे कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों वैल्यू सेम रहेगा, इक्वल। वो टेम्परेचर कौन सा है, -40। जिसको डाउट है वो -40 पुट करके देख लो, दोनों में सेम आएगा, आएगा ना। Yes, कन्वर्ट sir. कर सकते हो तुम लोग, कन्वर्जन जिसको डाउट हो रहा है कन्वर्ट कर सकते हो। तो -40 पे मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हो गया। इसमें एसआई यूनिट जो है वो हमारा केल्विन स्केल का है। ये बेसिकली इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड इन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यही हम लोग यूज करेंगे सारे जगह पे। तो ये सारे टर्म्स का यूनिट हो गया, लिख लो इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितने भी सॉल्व करेंगे तो इन सबका कन्वर्जन हमको पता रहना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करना है, तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लोगे तो बोलना। सर लिख लिए। लिख लिए, चलो ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग गैस लॉज बढ़ते हैं, ठीक है। गैस लॉज के टॉपिक पे, मतलब कौन कौन से अलग अलग साइंटिस्ट जो है अपना अलग अलग लॉ बनाया था गैस से रिलेटेड, तो वो सारे लॉ को हम लोग पढ़ेंगे, और उन सभी लॉ को कंबाइन करके कैसे आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव होता है, वो सारा चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इन सभी जितने भी गैस लॉज अभी पढ़ेंगे उन सभी का कॉम्बिनेशन से आइडियल गैस इक्वेशन आया था। तो हेडिंग डाल लो, गैस लॉज, ठीक है। गैस लॉज पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें सबसे पहला जो लॉ है ये है बॉयल्स लॉ। पढ़े हो तुम लोग बॉयल्स लॉ? ये सर थोड़ा सा पढ़े थे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुसेक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ तो एक्चुअली पढ़ चुके हो तुम लोग मूल कॉन्सेप्ट में, याद है? Yes, sir. ठीक है, तो वो यहाँ पे भी आएगा एवोगाड्रोस लॉ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ से। तो बॉयल्स लॉ को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो हर एक का अलग अलग डेफिनेशन है, और हर एक लॉ में जो है कुछ ना कुछ टर्म जो है वो कांस्टेंट रहता है, कुछ ना कुछ वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, बोलो, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा? Temperature. टेम्परेचर कौन, टेम्परेचर। ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं
इसका स्टेटमेंट लिख लो सर पहले। और नंबर ऑफ मोल्स भी। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स्ड ही है, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड जितने भी सारे लॉज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अभी, वो सारे फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे फिक्स्ड मोल के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका डेफिनेशन लिख लो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस बोल दिया गया तो मतलब मोल्स यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। तो द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस varies inversely with its volume, ठीक है। तो ये बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन है, इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है बॉयल्स लॉ। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है किसी भी गैस का, वो वॉल्यूम के साथ उसका रिलेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ये प्रैक्टिकली भी देखा गया, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट ये उस पर परफॉर्म किया था। और ये रिलेशन जो आता है ना, इनवर्सली रिलेशन, ये लीनियर रिलेशन नहीं आता है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के टर्म में आता है, ये कुछ इस टाइप का रिलेशन होता है। इसका ग्राफ जब ये प्लॉट किया था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है। मतलब इसके वैल्यूज ये प्लॉट किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और जितने भी वैल्यूज आ रहे थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट्स प्लॉट करके एक ग्राफ प्लॉट किया था, जिसमें कि ये नेचर कुछ इस टाइप का है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व। जब ज्वाइन किया सारे पॉइंट्स को तो ये कुछ इस टाइप का कर्व आ रहा था। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख ही रहा है ग्राफ से, देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, जा रहा है, घट रहा है या नहीं, बताओ, यस और नो? हेलो? यस सर। ठीक है। तो ये इसको हम लोग बॉयल्स लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग हटाए यहाँ पे, ठीक है। तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं उस कांस्टेंट को k है हमारा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने से ये k आ गया कांस्टेंट, और यहाँ इंटू 1/v के टर्म में लिख दिए। अब ये जो आया हमारा इक्वेशन देख लो, p इज इक्वल टू k इंटू 1/v। इसको अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो ये y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है क्या? ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़े हो ना तुम लोग, y इक्वल टू mx प्लस c। यस yes सर। sir, तो वहां पे m क्या डिनोट करता है, स्लोप को, और c क्या है, y इंटरसेप्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ जो है प्लॉट कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ ग्राफ प्लॉट करो प्रेशर वर्सेस 1/v का, ठीक है, p वर्सेस 1/v का ग्राफ प्लॉट करें, स्ट्रेट लाइन। तब y एक्सिस पे हमारा प्रेशर है और x एक्सिस पे हमारा क्या है, 1/v। तो ये तो x हो गया हमारा, और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाता है, स्लोप m। यहाँ पे स्लोप का वैल्यू k हो गया, ठीक है। और p हमारा y एक्सिस पे प्रेशर है तो p हो गया y। तो यहाँ कोई इंटरसेप्ट दिख रहा है क्या तुमको, c का वैल्यू 0 है तो, है ना। तो इंटरसेप्ट अगर 0 है तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। और ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन कर लेना। और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, m का वैल्यू, स्लोप, या स्लोप ही लिख लो यहाँ पे, m से स्लोप किसके इक्वल होगा बताओ, इक्वेशन सर देखो के। अपने आप पता, के। k के इक्वल, किसी कांस्टेंट k के इक्वल है स्लोप, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है। इसमें p वर्सेस 1/v का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन p वर्सेस v का ग्राफ वो क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपर। ठीक है।
चलो और भी हम ग्राफ्स, लॉग पढ़ चुके हो तुम लोग? लॉग का बेसिक पढ़े हो? यस सर। यस सर। लॉग पढ़ चुके हो तो एक ग्राफ प्लॉट करो। 2-3 ग्राफ दे रहा है। सबसे पहला तुम प्लॉट करो लॉग पी वर्सेस लॉग वी। दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है तुमको लॉग पी वर्सेस लॉग 1/v। तीसरा ग्राफ प्लॉट करना है पीवी वर्सेस पी। और चौथा ग्राफ प्लॉट करना है पीवी वर्सेस वी। चलो करो। इधर ये सारे वाई एक्सिस वाले हैं और ये हमारा एक्स एक्सिस वाला है। ठीक है, सबको प्लॉट करो। इक्वेशन वही है हमारा P इक्वल टू K/V। ठीक है, उससे अब तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके करो ग्राफ प्लॉटिंग। बन सर गया? यस सर हो गया। चलो ठीक है, सब लोग कर लिए? अब बोलेगा नहीं कोई। चलो यस देखो, एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखो, चलो पहले इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। P इज इक्वल टू क्या है? K/V या K × 1/v, है ना? तो सबसे पहले log P वर्सेस, चलो ये log V वाला केस है। ठीक है, तो दोनों साइड अगर हम लोग log लें, क्योंकि log में बदलने के लिए दोनों साइड हमको log कंसिडर करना होगा, है ना? तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सर log p इज इक्वल टू log k log P प्लस इज log इक्वल 1 टू by v। log K प्लस log 1/v। ठीक है, तो ये हमारा, चलो ठीक है। तो अब ये है, तो अभी हमको प्लॉट करना है log P वर्सेस log 1/v। सेकंड वाला डायरेक्टली पहले कर लेते हैं हम लोग, log P और ये log 1/v। तो y एक्सिस पे हमारा log P होगा, x एक्सिस पे ये होगा। तो y इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ तो यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है। m का वैल्यू क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। स्लोप मतलब 1 होने वाला है ना? स्लोप 1 ही होगा ना। tan थीटा इक्वल टू 45। और ये log k जो है ये क्या है हमारा? y इंटरसेप्ट है यस c। सर। अब इसका जब ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो आएगा। अब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या? नो ये बताओ। नो सर। क्योंकि इंटरसेप्ट है तो ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं होगा अब, तो किसी पॉजिटिव वैल्यू से ही स्टार्ट होगा वो। ठीक है, और ये ग्राफ का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमको ये बताओ। सर स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव है।
तो थीटा इक्वल टू 45 होने वाला है। तो ग्राफ कुछ जीरो से स्टार्ट नहीं होके कोई पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा और ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा जाएगा या नहीं, इसी टाइप का आया ग्राफ तुम लोगों का। यस सर। और ये जो एंगल यहाँ से जब हम लोग मेजर करेंगे एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 45। 45। और ये जो है ये वैल्यू कितना है, ये किसके इक्वल होगा, लॉग के। लॉग के, इंटरसेप्ट ही है ना ये, लॉग के इक्वल। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ग्राफ है हमारा, लॉग पी वर्सेस लॉग 1/v। अब लॉग पी वर्सेस लॉग वी अगर करेंगे हम लोग, तो इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, देखो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग पी इक्वल टू लॉग के। अब देखो 1/v को हम लोग v पे पावर -1 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो v पे पावर -1 अगर होगा तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लो, जो पावर होता है वो तो आगे आ जाता है, आता है। यस सर। माइनस तो लॉग पावर -1 माइनस है लॉग तो वी। यहाँ प्लस है। हाँ ठीक है, पावर -1 है तो ये आगे आया, यहाँ हो गया माइनस लॉग v लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब लॉग p वर्सेस लॉग v में हम लोग को प्लॉटिंग करना है। अब देख लो यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं लॉग p वर्सेस लॉग, तो ये हो गया लॉग p और ये हो गया लॉग v। अब ये भी y इक्वल टू mx वाला ग्राफ तो है, लेकिन अब यहाँ पे स्लोप क्या हो गया हमारा, नेगेटिव स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है ना, यस। यस सर। -1 है, स्लोप का वैल्यू -1 है। यहाँ पे इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अब ये स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये कुछ इस टाइप का स्लोप, इस टाइप का ग्राफ आएगा। यस सर। यस। और यहाँ भी ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके इक्वल है, लॉग के इक्वल है ना। और यहाँ थीटा किसके इक्वल होगा, ये एक्स एक्सिस से मेजर करोगे तो एंगल क्या होगा, 135। कितने, हाँ कितने एंगल, टैन ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो या नहीं तुम लोग, यस सर। तो कितने एंगल पे थे, 135। हाँ टैन का वैल्यू 135 पे -1 हो जाता, तो ये 135। चलो, तो ये दो हो गया, पहला दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट ग्राफ कौन सा बोला गया, पीवी वर्सेस पी, ये बताना तुम लोग। स्ट्रेट एंड पैरेलल टू एक्स। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पीवी वर्सेस पी, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि P इज इक्वल टू k/v है, k इंटू 1/v। ठीक है, तो v को अगर इधर भेजोगे तो pv इक्वल टू k के बराबर है। अब k क्या है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है कोई, तो तुम प्रेशर का कुछ भी वैल्यू लो, ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम जब प्रोडक्ट लोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही तो रहेगा। तो प्रेशर कुछ भी चेंज करते जाओ, लेकिन प्रेशर का जब प्रोडक्ट लोगे वॉल्यूम के साथ तो वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्रेशर का कुछ भी वैल्यू चेंज करते जाओ हम लोग, पीवी का वैल्यू वो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह पीवी वर्सेस वी भी ड्रॉ करोगे तो सर वॉल्यूम का कुछ, सेम होगा। वॉल्यूम कुछ भी लो वो प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये सारा जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, ये किसके लिए है, बॉयल्स लॉ के लिए। ऐसा नहीं कि सभी जगह ये लगा देना, ये सारे जो ग्राफ्स प्लॉट कर रहे हैं हम लोग फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड मोल ऑफ गैस, समझ रहे हो ना। ये बॉयल्स लॉ के केस में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इन ग्राफ को एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, आइसोथर्म्स बोला जाता है। ठीक है, मतलब वैसे ग्राफ्स जो हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट करते हैं ना, उनके लिए स्पेशली एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, आइसोथर्म्स। ठीक है, सुने थे ये टर्म आइसोथर्म्स। यस सर। चलो, तो बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को हम लोग आइसोथर्म्स बोल सकते हैं। तो देख लो ग्राफ में कोई डाउट नहीं है ना, तो किसी भी तरह से अगर तुमसे पूछा जाए तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक बार देख लो अच्छे से। कोई डाउट है ग्राफ में कैसे ड्रॉ हुआ है, किसी भी बताओ, किसी को भी कुछ पूछना है इसमें। नो सर। नहीं। चलो अब एक चीज और करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि पीवी का वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट रह रहा है हमेशा। तो मान लो अगर तुमको अलग अलग कंडीशंस दिया गया है
तो वहां पे हम लोग एक इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कि P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू P3V3। ये हमेशा किसके इक्वल रहेगा, कोई कांस्टेंट ही रहेगा, किसी कांस्टेंट के एक मतलब तुम प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी चेंज करते जाओ, उन दोनों का जब प्रोडक्ट लोगे ना तो वो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या नहीं। यस सर। तो बॉयल्स लॉ के लिए ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि मान लो दो कंडीशन तुमको दिया गया, उन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन का प्रेशर वॉल्यूम दे दिया है, दूसरे कंडीशन का प्रेशर दिया है और उसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2, तो वहां से हमारा V2 आ जाएगा। कोई डाउट? इसके क्वेश्चंस कराएंगे हम, मतलब पहले सारे लॉस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद साथ में ही करेंगे सबके क्वेश्चंस, ठीक है, कंबाइंड। क्योंकि क्वेश्चंस में तुमको ऐसे नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चंस तुमको खुद ही पढ़ के समझना होगा कि कौन सा लॉ यूज करना है हमको, आइदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भी पढ़ेंगे जैसे आगे। तुमको ये नहीं लिखा रहेगा कि ये क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ बॉयल्स लॉ से बनाओ, तो वो तुमको खुद ही पढ़ना होगा, समझना होगा क्या कांस्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा लॉ यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, इसलिए साथ में ही कराएंगे क्वेश्चंस हम। चलो, जैसे ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जैसे देते हैं हम, लिख लियो ना इसको, सब लोग लिख लो पहले। लिख चुके हो इतना? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सिंपल सा ग्राफ से ही है। क्वेश्चन है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है और ये दो टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है, ठीक है। पहला वाला है टेम्परेचर T1 और दूसरा वाला है टेम्परेचर T2। कंपेयर करना है तुमको T1 एंड T2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन नंबर 2 प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ है। एक ये T1 T2, यहाँ भी कंपेयर करना है T1 एंड T2। चलो करो तो। हेलो, अरे दिख रहा है क्वेश्चन तुम लोगों को? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? कोई रिप्लाई करो। T1 is greater than T2 फर्स्ट केस में। आवाज आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। ये क्या हो गया यार बार बार। चलो देखो, बन गया तुम लोग से दोनों। पहले में T1 ग्रेटर देन T2। एक मिनट रुको, स्क्रीन
फर्स्ट वाले में बताओ क्या आया। T1 greater than T2. T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है। उसके बाद दूसरे में, फर्स्ट वाले में T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है। दूसरे में सर T2 greater than T1. T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। कैसे किए ये बताओ। हम बता पहला केस। बताओ। तो प्रेशर जो होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके कंटेनर के जो एजेस होते हैं, एज या फेसेस पे जो फोर्स लगाता है, तो इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उतना कोलिजन और उतना फोर्स लगेगा, इसलिए T1 ग्रेटर देन T2। ऐसे ले सकते हो, जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं ना, किसी एक को कांस्टेंट तुम मान सकते हो। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर, सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट कर ले दोनों केसेस में, है ना। मतलब इसके पैरेलल, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर दें, तो इन दोनों के लिए क्या हो गया, प्रेशर का वैल्यू फिक्स हो गया। ये बताओ। Yes sir. प्रेशर तो दोनों के लिए सेम हो गया, है ना। अब जैसे ये इक्वेशन होता है हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, अब अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर वाला टर्म कांस्टेंट है दोनों केसेस के लिए, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर रहे हम लोग, फिक्स मोल्स है। और आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आया या नहीं ये बताओ। Yes अरे sir. क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रेशर कांस्टेंट है, ये एनआर कांस्टेंट है। तो वी ये एन आर बाई पी करोगे ये टी होगा। अब एन आर बाई पी ये तो पूरा कांस्टेंट ही है ना। तो वी इज इक्वल टू के टी वाला कुछ टर्म आया, तो वी इक्वल टू के टी मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना। यस और नो। Yes, sir. तो जिसका टेम्परेचर या फिर जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका वॉल्यूम कम उसका टेम्परेचर कम। तब यहाँ पे देख लो, ये T2 के लिए ये वॉल्यूम V2 एज्यूम कर लेते हैं, और T1 के लिए वॉल्यूम V1 एज्यूम कर लेते हैं। अब V1 और V2 में कौन बड़ा है, Sir V1. V1 बड़ा है। तो V1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। क्योंकि वॉल्यूम अगर बड़ा है तो टेम्परेचर भी तो बड़ा होगा उसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है ना। Yes sir. समझ। तो V1 अगर बड़ा है V2 से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर T1 जो है ये ग्रेटर देन T2 है। बात समझ में आया सबको, यस और नो। Yes sir. यहाँ पे हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट किए थे, एट द सेम टाइम तुम वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम भी कांस्टेंट करके कर सकते हो, तो वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन आएगा। अगर तुम वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर पे रिलेशन आएगा। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट किए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में आया, ठीक है। अब यहाँ पे P वर्सेस 1/V है, तो जो तुम्हारा रिलेशन आएगा वो जस्ट उल्टा होगा ना यहाँ पे। क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो 1/V का वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना। V अगर बढ़ेगा तुम्हारा तो 1/V क्या होगा, घटेगा. घटेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे सोच लेना तुम। कर लोगे सेकंड वाला भी। Yes sir. सेकंड Yes, सेकंड sir. वाले में जस्ट थोड़ा सा सोचना है, मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ रहा होगा तो 1/V तो घटेगा ना तुम्हारा, ठीक है। तो उस हिसाब से तो सेकंड वाला में भी वैसे ही करोगे, तो T1 इज लेस देन T2, मतलब T2 यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा T1 से। देख लो करके समझ आ जाएगा। तो यहाँ भी भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा तुम्हारा, होगा ना। प्रेशर को कांस्टेंट कर लो, तो प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1/V जब करोगे तो वो क्या आएगा, अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के,
तो 1/v क्या होगा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब रिलेट कर लोगे ना? यस सर। तो 1/v अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो जिसका 1/v का वैल्यू ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। तो यहाँ पे देख लो 1/v का वैल्यू किस केस में ज्यादा है? T1 के केस में, है ना? यस सर। 1/v का वैल्यू T1 के केस में ज्यादा होगा। तो अगर 1/v का T1 के केस में ज्यादा है 1/v, तो टेम्परेचर T1 क्या होना चाहिए? वो कम होना चाहिए। और 1/v इसके केस में कम है, तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे T1 इज लेस देन T2। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। मतलब इस तरह के ग्राफ वाले क्वेश्चन सब कर लोगे? यस। यस सर। चलो, तो आज हम लोग सिर्फ बॉयल्स लॉ को डिटेल में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी क्वेश्चंस नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। मतलब सारे लॉस नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग कंबाइंडली सारे लॉस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। किसी में डाउट है, किसी को कुछ पूछना है ग्राफ से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं, या फिर जो भी बताए हैं। डाउट तो नहीं होना चाहिए, सब तो सिंपल चीज है। ग्राफ समझ आ रहा है ना? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? ये सब बेसिक ग्राफ तो मैथ्स में पढ़ ही रखे होगे तुम, बेसिक मैथ्स तो पढ़ चुके हो ना? यस सर। तब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देख लो, फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। पूछना है कुछ कोई भी? रिधिमा, शुभम, यस नो सर। पूछना है कुछ? नो सर। स्वयं? नो सर। चलो, तो तुम लोग बनाओ फिर। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी, इसको स्टार्ट मत करना बनाना अभी। 2-3 क्लास होने दो, फिर इसके क्वेश्चंस करना। लेकिन तुम लोग पीरियोडिक टेबल खत्म करो इन द मीन टाइम। ठीक है, इसको बस जस्ट रिवाइज करके आना, 1-2 क्लास के बाद खुद बोलेंगे हम बनाने। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तब तक तुम लोग कंप्लीट करो, जो जो नहीं बनाए हो। समझ जाओ, क्योंकि वो छूटेगा तो फिर बाद में। सर हाँ बोलो। सर ये बेसिक वाला तो 200 क्वेश्चंस वाला एक्सरसाइज हो गया, मेंस लेवल वाला भी करना है क्या? हाँ, जब बेसिक हो गया आगे करो, फिर मेंस वाला बनाओ। क्वेश्चंस जितना मिल रहा है, जितना बनाना है वो बना सकते हो, अभी अभी टाइम है। ठीक है, तो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सब बनाते जाओ। अगर टाइम बच रहा है तो और भी बनाओ। प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करो, जो लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है ना बुकलेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको भी यस अटेम्प्ट सर। करो, उसको भी अटेम्प्ट करो साथ साथ ही। तो वो चैप्टर तुम लोग कंप्लीट करो, फिर उसके बाद 1-2 क्लास ये होगा तो फिर बना सकते हो, नेक्स्ट क्लास से बना सकते हो क्वेश्चंस इसके, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सारे लॉज हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करना। ठीक है, यस सर। कुछ पूछना है और? नो सर। चलो, नहीं पूछना है तो फिर एंड करते हैं। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में।